हेलो। यस मैम। हाँ, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है? एनी आइडिया? मैम सिंपैथी में किसी को फेवर करना, मतलब किसी को दया करना किसी के ऊपर। करना। अच्छा, और एम्पैथी में? एम्पैथी मतलब एम्पैथी मैम पॉइंट ऑफ व्यू समझना किसी का, कि वो क्या एक्चुअली फील कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ओके, देखो सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है। जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉब्लम में, अगर आप मेरे साथ सिंपैथी कर रहे हो ना, मेरे साथ इमोशनल हो गए, मेरे पेन में खुद को भी डाल दिया और खुद भी उस पेन का पार्ट हो गए, तो दैट इज सिंपैथी। बट इफ यू एनालाइज मी नॉट एज अ पर्सन बट एज अ प्रॉब्लम, कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, आप अपने आप को उस प्रॉब्लम में डाल के यू एनालाइज द सिचुएशन सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। आया समझ? जनरली हमारी फैमिली में खुद पे जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग उसमें सिंपथाइज हो जाते हैं, यू नो, हमारे पे सिंपथी आ जाती है, बिकॉज हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, है ना। हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का पार्ट हो जाते हैं रादर देन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढना। लेकिन जब हम एम्पैथी की बात करते हैं, जैसे कोई एक्सटर्नल पर्सन है, अगर वो आपकी फैमिली में आता है और वो देखता है कि ये प्रॉब्लम है, सो प्रॉब्ली ही और शी कैन गिव यू दिस सोल्यूशन। पर हम जब खुद उस सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। जब कोई दूसरा हमारी सिचुएशन को एनालाइज करता है हमारे हिसाब से और फिर उसके बाद हमें वो सोल्यूशन दे पाता है, सो दैट इज योर एम्पैथी। तो जो नर्सेज हैं उनको अपने पेशेंट्स के एम्पैथी देनी चाहिए या देनी होती है गुड कैरेक्टर के लिए, क्योंकि तब वो उन लोग पेशेंट्स को एक लोगों की तरह समझ पाएंगे और पर्सन सेंटर केयर अप्रोच पे फोकस करेंगे रादर देन रूल्स को फॉलो करना। ठीक है। मान लो 6, अब देखो नर्सिंग केयर में ऐसा नहीं है। नर्सिंग केयर में फॉर एग्जांपल अगर आपका शेड्यूल बोलता है कि आपने 3 बार या 4 बार पेशेंट से मिलना है, उसको मेडिसिन देनी है, उसको डाइट देनी है, आपका ये आपका शेड्यूल है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका पेशेंट इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट है, उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं मिलने आ रहा, या वो बहुत लोनली फील कर रहा है, सो इवन टू गिव देम द इमोशनल सपोर्ट, समटाइम यू नो उनका जो विजिट है वो अपना फ्रीक्वेंटली बढ़ा दें, 4 से 6 कर दें, 6 से 8 कर दें, ताकि उनको लगे कि somebody is there to take care of that person. So that is why we are saying कि गाइडलाइंस के अलावा, रूटीन गाइडलाइंस के अलावा आप एम्पैथाइज करोगे अपने आप को पेशेंट्स के साथ, ताकि हम उनको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके और हमारा जो फोकस है वो पर्सन सेंटर्ड केयर अप्रोच पे हो, मतलब पीपल ओरिएंटेड हो जाए हमारी अप्रोच। ठीक है। यस। हेलो। यस मैम। ठीक है। अच्छा, हाँ, and it is also important for nurses to treat patients' physical ailments as well as his or her emotional needs, because they need to take care of the pains, the problem, the physical ailments and also the emotional needs, कि वो लोग mentally कैसा handle कर रहे हैं अपने आप को, या उनकी mental health कैसी है आपकी patients की। That is also one of the important task या important work for the nurses. So when nurses show empathy, they foster a collaborative relation with patient, which can help in rooting out causes, symptoms, or explanation that result in a proper diagnosis and appropriate treatment. So obviously, जब आपकी जो नर्सेज हैं वो एम्पथाइज होती हैं अगर अपने पेशेंट्स के साथ, रूटीन गाइडलाइंस की जगह हटा के अपने आप को सिचुएशन में डाल के उन लोगों को समझना, लोगों का मेंटल हेल्थ भी समझना, फिजिकल इश्यूज भी समझना, मेडिकल इश्यूज भी समझना, अगर वो ये सब कर लेते हैं तो एक उनका कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बन जाता है पेशेंट्स के साथ, जिससे कि एक तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको हम ढूंढ पाते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं पेशेंट्स के साथ, और उसको उसके जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर हो सकते करा पाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है। What are the 4 domains of nursing? So any new approach in nursing should provide clear and precise definition for 4 nursing concepts of person: human being, environment, health and nursing. ये 4 आपके डोमेन रहते हैं या 4 एरिया ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क रहता है नर्सिस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है नर्स का। द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इज टू एडवोकेट एंड केयर फॉर इंडिविजुअल्स एंड सपोर्ट देम थ्रू
health and illness. However, there are various other responsibilities of a nurse that form a part of role of a nurse, including monitor patient health and report signs, administer medications and treatment. तो दो मेन यानी कि चार है बेसिकली, तो उसको दो कैटेगराइज में बांटा गया कि एक तो पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करना है, उसके क्या क्या उसके साइन मिल रहे हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, और जो भी मेडिसिन वगैरह दी गई है उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और हमें उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है. ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, ऊपर से जा रहे हैं. Clear, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is a nurse Clear, role and clear, responsibility? ma'am. क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो राधा, वसीम, नेटवर्क आया? Julie have also joined. Julie Sani, will you speak? Hello, Julie. Okay, Wasim, your network is there now. Can you speak? Julie, अच्छा, let me see the message here. I have a network problem, ma'am. Okay. And what about Julie? Would you like to speak today? आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, हाँ. आप फर्स्ट टाइम, आई थिंक आपने सेकंड क्लास अटेंड किया आज, है ना? सेकंड, हाँ सेकंड. हाँ हाँ. जूली कहाँ से कनेक्टेड हो? दिल्ली. अच्छा, दिल्ली से. हाँ जी. ओके. और आपको समझ में आ रहा है सेशन में जो चल रहा है? अभी मैम अभी मैंने ज्वाइन किया. अच्छा, अभी ज्वाइन किया. अच्छा अच्छा. एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन जूली? बैकग्राउंड क्या है आपका? मैम बैकग्राउंड पहले बैचलर ऑफ आर्ट था, उसके बाद जीएनएम नर्सिंग. अच्छा, जीएनएम कर रखा है. ठीक है, हाँ ठीक. जी. तो जीएनएम कर रखा है तो ये वाला पार्ट तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आता होगा. हाँ जी. सिंग वाला. हाँ जी. चलो गुड. ठीक है, चलो आप म्यूट कर लो फिर, है ना? नहीं तो पीछे ओके. सॉरी. ठीक है, चलो. ओके वसीम, वसीम का नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं. So, what are the roles and responsibilities of nurse? The nurses plan and provide medical and nursing care to patients in hospital and at home or in settings who are suffering from chronic or acute physical or mental ill health. A caring and compassionate nature and the ability to deal with emotionally charged and pressurized situation are important traits of a nurse. क्या बोल रहे हैं अनुराधा हम यहाँ पर? मैम, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट एंड ऑल्सो especially at home who are suffering chronic or acute illness, physical, medical ill health, care of much, and they should be a caring and compassionate in nature, and should be ability to have the ability to deal with emotionally charged and pressured situation. Any pressure situation or condition arises in front of them, they should be able to deal with it properly. Basically good. So what we are trying to say here is कि nurses को basically क्या है, उनको एक तो मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना पड़ता है पेशेंट्स को, हॉस्पिटल में भी, घर पे भी वो प्रोवाइड करती हैं ये वाली सर्विसेज, और उन सभी प्लेसेस में जहाँ पर वो उनको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई फिजिकल इश्यू ज्यादा है, कोई मेंटल इल हेल्थ है, तो वहां भी नर्सेज अपना मेडिकल और नर्सिंग केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को. और एक केयरिंग और कंपैशनेट नेचर होना बहुत जरूरी है. इमोशनली लोगों से कैसे डील करना है नर्सेस को, वो भी अगेन इम्पोर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो ऑलरेडी एक प्रेशराइज सिचुएशंस का पार्ट रहते हैं, तो लोगों को कैसे इमोशनली डील करना है, कैसे उनकी इलनेस के साथ डील करना है, दैट इज द मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स. अब नर्सेस की गुड क्वालिटीज की बात करें अगर हम, व्हाट आर द टॉप क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स? हार्डवर्किंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि काम डिफिकल्ट है, उनके ऑलरेडी गोल डिफाइन होते हैं, उनको मीट करना है. नॉलेजेबल होना चाहिए, मतलब उनको
उनका काम पता होना चाहिए, क्यूरियस होनी चाहिए, क्यूरियस टू एनालाइज पीपल, क्यूरियस टू एम्पैथाइज पीपल, क्यूरियस टू सी द सिम्टम्स, क्यूरियस टू फाइंड आउट द राइट डायग्नोसिस। सो ये चीज के लिए उसके पास पहले से वो कहते हैं ना, अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नर्सिस के अंदर कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं एज पर डॉक्टर ट्रीटमेंट, उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या अगर और कोई सिम्टम्स है तो वो कहाँ, वो क्या हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें कैप्चर करते हैं। देन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने क्या हमें मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं, मतलब क्या पेशेंट्स को रिकमेंड किया है, एंड देन नर्सेज उसको कैसे अपने पेशेंट्स को दे रही हैं, प्लस उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, दोनों के साथ, डॉक्टर्स के साथ भी पेशेंट, क्योंकि वो मीडियोकर्स होते हैं ना, वो मीडिएटर्स होते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर एकदम से नर्स इन्फॉर्म करेगी डॉक्टर को। सो दैट इज व्हाई ना दे शुड हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लोगों को डील करना चाहिए, अपने पेशेंट्स को डील करना चाहिए, कंपैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए, मतलब इसको एक पूरा कंपैशन के साथ काम करना, जिसमें जी जान से काम करना, ये थॉट प्रोसेस रखना कि मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरे ऊपर, वो पूरी तरह से, ताकि लोग जल्दी से जल्दी क्योर हो, लोग अच्छा फील करें। एम्पैथेटिक, ये हमने बात कर ली। एम्पैथेटिक में आप उनकी सिचुएशन में, उनके शूज में अपने पैरों को डाल के, कहते हैं ना, यू पुट योर फीट इन देयर शूज एंड देन यू एनालाइज द सिचुएशन, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक नेचर। तो वो आपके नर्सिस का वैसा नेचर होना चाहिए, इवन टेम्पर्ड होनी चाहिए, लो टेम्पर्ड होनी चाहिए, जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसे सॉफ्ट स्किल्स नर्सिस के पास क्या क्या होनी चाहिए। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि नर्स खाली अकेले काम नहीं करती, दे वर्क विद अनदर नर्सेज आल्सो, जिनको वो अपना ओवर देके जाते हैं, है ना, प्लस डॉक्टर्स, प्लस जो वहाँ के एडमिन स्टाफ हैं, प्लस जो सपोर्टिंग स्टाफ है, प्लस जो हॉस्पिटैलिटी के लिए देखते हैं, प्लस जो वहाँ पे हाउसकीपिंग है, तो उन सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है। तो टीम वर्क आना जरूरी है, नेटवर्किंग होना जरूरी है, मतलब उसको पता होना चाहिए कब किसको किस चीज में कॉन्टैक्ट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आना चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उनको करना है, मतलब जल्दी जल्दी। जनरली अगर कोई पेशेंट्स बहुत ज्यादा एंग्री है या किसी तरह का वो बिहेवियर इश्यूज आते हैं, तो फटाफट से उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, एंड वसीम? चलो, वसीम का नेटवर्क इशू भी आ रहा है। Okay, now let's talk about the technical skills in nursing. Technical skills की ज्यादातर बात की जाती है तो ability to use a wide range of technology to be successful in your work environment. Obviously, कि अब क्या हो रहा है कि पेपर वर्क के साथ साथ हम लोग कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन के ऊपर भी जाने लगे हैं, ERP को यूज करना, MIS को यूज करना, ये सब चीजें भी धीरे धीरे आती जा रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, है ना। तो उस केस में हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हैं उसको कितना यूज कर पा रहे हैं, जो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको सक्सेसफुल बनाने का, मतलब उसमें लोगों, जो भी आपके पेशेंट्स हैं, जो भी उनके मेडिकेशंस हैं, जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं एज पर दी वर्क एनवायरनमेंट, वो कितना हमारा फॉलो हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे हम कितना टेक से भी है। So that is also one of the technical skills that nurses should adopt. So it is very important for nurses to have a wide range of technology skills. Nurses may use technology to share patient and family education information, monitor vital signs, and maintain patient records. फाइल्स के साथ साथ अब वो कंप्यूटर्स में चढ़ने लगे हैं ना, तो अभी आप देखोगे ना कुछ नर्सेस आपके हॉस्पिटल्स में पेपर मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं, मतलब फाइल मैनेजमेंट में, देखा होगा आपने। जूली, आपने कभी देखा ऐसा? जूली? हाँ जी मैम, हाँ देखा है। कुछ वो करते हैं, मतलब कुछ हॉस्पिटल में आपने पेपर वर्क भी करते हैं, पर वहाँ सिस्टम एक HIS करके होता है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्यादातर उसी में ही काम करते हैं। वेरी गुड। सो रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे भी काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। तो स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब हमारा ICU यानी कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट में कैसे, तो जूली इस पे आप थोड़ा सा बताओ।
क्या होता है ये आईसीयू में नर्सिंग केयर? मैम आईसीयू में बहुत सिक पेशेंट होते हैं, जैसे मोस्टली कोमाटोज पेशेंट, या जैसे बोल सकते हैं जिन्हें हाई प्रायोरिटी देने की जरूरत होती है, जैसे वेंटिलेटर्स तो होते हैं, उनका हमने सब कुछ मतलब पर हार्डली नहीं पर मिनट में बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन करना होता है। उनके मॉनिटर वाइटल्स का, उनके यूरिनेशन से लेकर उनके वाइटल्स तक सब कुछ। पूरा, वेरी गुड। सो नर्सिंग के यूनिट में हम लोग कर रहे हैं, अगर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट में पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुक्ड आफ्टर, जैसे अभी जूली ने बताया, एंड मॉनिटर्ड बाय अ हाईली स्पेशलाइज्ड टीम, जिसमें आपके कंसल्टेंट होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, डाइटिशियंस होंगे, नर्सेज होंगे, एंड ईच ऑफ देम विद स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। ऐसा नहीं है कि किसी भी नॉर्मल आप नर्सेज को या बेसिक स्किल्स वाले लोगों को ऐड कर लोगे। जितनी स्पेशलिस्ट नॉलेज है इंटेंसिव केयर यूनिट में, उनको ही अलॉट किया जाता है। स्पेशली ट्रेन नर्सेज प्रोवाइड राउंड द क्लॉक केयर, जैसे अभी जूली ने बताया, एंड मॉनिटरिंग, and there is a high ratio of nurses to patients. Each person in ICU is usually assigned his or her own named nurse. Means कह रहे हैं कि ICU के अंदर आपका 1% के ऊपर जो आपका रेशियो रहेगा, पर्सन पेशेंट टू नर्स रेशियो हाई रहेगा, और राउंड द क्लॉक केयर रहता है, मॉनिटरिंग रहती है नर्सेज की अपने आईसीयू के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। आईसीयू नर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द पेशेंट्स केयर, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। क्या क्या करते हैं वो लोग? अभी जैसे हम जूली ने बताया था कि ब्लड टेस्ट करना, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट लाइन चेंज करना एज पर दी टेस्ट रिजल्ट्स, फिर उनको ड्रग्स या फ्रूट्स या जो भी मेडिकेशंस हैं जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया वो देना। उसके बाद आपका बीपी मेजर करते रहना, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल साथ साथ मेजर करना, फ्लूइड, म्यूकस, ये सब चीजें आपका सक्शन ट्यूब से क्लियर करते जाना। फिर turning the patient on his or her bed every few hours to prevent sores on the skin, obviously उनके सोर्स ना हो जाए तो बार बार उनकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज करते रहना। क्लीनिंग द पेशेंट टीथ, then mouth wet with a wet sponge, washing patient's bed, changing the sheets, ये सारे आपके जॉब रहते हैं। Changing a patient's surgical stockings which help circulation when he or she is inactive or lying still for a long time, putting drops in the patient's eyes to make it easier to blink। तो ये सारे वो सब जॉब्स हैं जो नर्सेस जनरली आईसीयू केयर में करती हैं। ठीक है, ये सबको पता है हम सबको, करेक्ट? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है। अच्छा, एक ना रोच के हिसाब से 1993 में 5 C's डेवलप हुए थे कि नर्सिंग के 5 C's क्या हैं आपके? वही कंपैशन, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कंसाइंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, 5 C's हैं ये, तो वैसे नॉर्मली याद रखो। ये सारे वही बेसिक बिहेवियर वो हैं कि आप कंपैशनेट होने चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपके अंदर अपने काम करने की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए आपके अंदर, कंसाइंस होनी चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए अपने काम के लिए। तो ये 5 हमारे 5 C's नर्सिंग में स्टैब्लिश की थे। इसी तरह से 4 P's बोलते हैं नर्सिंग में, कि 4 P's क्या होते हैं नर्सिंग में? 4 P's ऐसे हैं जिसमें आपको आप अटेंशन देनी है आपको पेन पे, पेरिफेरल आईवी, पॉटी एंड पोजिशनिंग। तो ये 4 P's बोले गए हैं जिसमें आपको आपके पेशेंट्स को ट्रीट करने में 4 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि नर्सिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं? फंक्शनल नर्सिंग, इंडिविजुअल नर्सिंग, टीम नर्सिंग और प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग में जो बेसिक फर्स्ट एड वगैरह देना है। टीम नर्सिंग में टीम ऑफ ग्रुप ऑफ नर्सेज। इंडिविजुअल नर्सिंग में एक पेशेंट को एक नर्स अलॉट की हुई है। फंक्शनल नर्सिंग में कि एक एक पार्ट में डिवाइड किया गया काम, मतलब अगर कोई सर्जरी है, सर्जरी के अंदर 4 सेगमेंट्स होने हैं, तो 4 सेक्शंस हैं, तो चारों सेक्शन में जैसे अगर फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया देना है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर के साथ एनेस्थीसिया की नर्स, उसके बाद सर्जरी होनी है तो स्टिचेस के टाइम पर डॉक्टर के साथ जो स्टिचेस वाली नर्स। तो फंक्शन के बेसिस पे जो नर्सिंग होती है उसको बोलते हैं हम फंक्शनल नर्सेस। ठीक है, क्लियर? यार इसमें आपके इसमें एक दो एमसीक्यूज, मतलब इसमें वैसे जनरली अगर हम उस एस्पेक्ट से बात करें, मतलब पेपर के एस्पेक्ट से, मतलब मैं आपके सब्जेक्टिव तो काफी कुछ हमारे पास आता था आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, और इवन अगर आप एमसीक्यूज भी देखोगे तो आपको मिलेगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके टोटल सब्जेक्ट का। ठीक है, ओके गाइस, शैल वी मूव ऑन? यस मैम। अब ये मुझे कौन बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बहुत इजी भी है, फटाफट हम कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। क्या होती है डायग्नोस्टिक सर्विसेज? मैम जैसे पेशेंट को एमआरआई के लिए लेके जाना, हमें वार्ड से बाहर ले जाना होता है ना, एक्सरे के लिए ले जाना, तो उसके लिए उन्हें क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, जैसे एनपीओ रखना है कुछ चीज के लिए, ऐसे कुछ भी। हाँ, जो भी आपके जो टेस्ट होते हैं ना, एक्सरे हो गया या आपका ब्लड टेस्ट वगैरह है, ये सारे जितने भी लैब के अंदर जो सर्विसेज दी जाती हैं, है ना, लैब में या एक्सरे रूम्स वगैरह से जो एडिशनल सर्विस दी जाती हैं, दैट इज योर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ठीक है। एक बार, ओके। हाँ, सो एक बार ना ये पैराग्राफ है, सब अपने आप पढ़ेंगे एक बार इसको, सेल्फ रीड करेंगे, दो दो चार मिनट लेके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फटाफट पढ़ो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं ना? हो गया, पढ़ लिया? हाँ जी मैम। जूली, आपने पढ़ लिया? हाँ जी मैम। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जब बीमारी आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, तब हमें एक्शन लेने की बजाय अगर हम पहले से ही एक्शन लें, पहले से ही हम लोग अपने बेसिक चेकअप्स कराते रहें, तो हमारे लिए बेटर होगा। इससे हमारी कॉस्ट बचेगी, हम जल्दी सिक नहीं होंगे, और एक हेल्दी लाइफ हमें मिलेगी। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ऐसा करना, क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करें एनहांसेस लॉन्गेविटी। ऑब्वियसली आपकी लाइफ एक आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है, क्योंकि आप पहले से ही अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट करा लेते हो तो आपको बेटर आउटकम मिलते हैं। आपकी कोई अगर इनिशियल कोई डिजीज डिटेक्ट हो जाती है, या कोई बेसिक बॉडी में चेंजेस डिटेक्ट हो जाते हैं, तो आप उसको क्विक ट्रीटमेंट ले लोगे, इजीली ले लोगे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी नहीं। हेल्थ इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली जब हम प्रिवेंटिव केयर लेके चलते हैं, तो आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको आपकी पहले से ही कोई बीमारी अगर आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम्स को पहले से ही वो लोग पकड़ लेंगे। आपका जो आपकी वेलनेस है प्रॉपरली, जिसमें आपकी हाइट, वेट मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, पल्स रीडिंग, ये सब चीजें, ब्लड टेस्ट है, ये सारी चीजें टाइमली होंगी। तो टाइमली होने से ऑब्वियसली आपके जो इंफॉर्मेशन है, बॉडी की इंफॉर्मेशन है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो क्लोजली मॉनिटर होंगे। जब क्लोजली मॉनिटर होंगे तो आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी, बिकॉज आप पहले से देख लोगे ना कि कोई इश्यू तो नहीं है, तो अर्ली स्टेज पे ही हमारा इश्यू डिटेक्ट हो जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा। मेडिकल बिल भी कम होगा ऑब्वियसली, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स छोटे में ही अगर खत्म हो जाए तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आएगी, आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बीमारी के लिए बड़े सोल्यूशन देने पड़ते हैं, तो बड़ा पेमेंट रखना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, क्या क्या सर्विसेज हो सकते हैं डायग्नोस्टिक्स के अंदर? आपका पैथ सर्विस है, एक्सरे, ईसीजी, एको,
ट्रेडमिल टेस्ट, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ईएनटी और फिजियोथेरेपी। सो ये बेसिकली सर्विसेज जनरली ऑफर होती हैं आपके डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स में। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस। यस मैम। यस मैम। अनुराधा यस Okay, मैम। ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. यस। अच्छा, डायग्नोस्टिक सर्विसेज की इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली हमारे मेडिकल साइंस में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे टेस्ट, काफी सारे एग्जामिनेशंस अब अवेलेबल होते जा रहे हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए हमें पहले से ही एक पैरामीटर मिल जाता है ना। उसके बाद उससे ऑब्वियसली हमारा जो ओवरऑल हेल्थ सेंटर्स हैं, ओवरऑल जो हेल्थ मैनेजमेंट है, इवन चाहे लोगों की कहो, सोसाइटी की कहो, कम्युनिटी कहो, वो बेटर हो जाती है। सम ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जिसमें हम ब्लड, स्टूल, टिश्यू, यूरिन टेस्ट कहते हैं, इट असेस इफ एन इंडिविजुअल हैज अ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन और नॉट। ऑब्वियसली ये सारे जो हमारे पास लेबोरेटरी से हमारे रिजल्ट्स आते हैं, इससे हम लोग काफी हद तक प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर लेते हैं टाइमली, और हम उसका एक हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्यूरेट डायग्नोस्टिक सिस्टम होंगे तो फिर जल्दी प्रॉब्लम्स पकड़ी जाएंगी, मेडिकल कंडीशन अच्छा होगा, डॉक्टर्स बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर पाएंगे कि भैया अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे, किस तरह का ट्रीटमेंट रूट पकड़ना है, क्योंकि आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट से या डायग्नोस्टिक सर्विसेज से आपके पास उनके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स आ गए हैं, टेस्ट रिजल्ट्स या वाइटल जो भी आप लोग लेते हैं उसके लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो उससे भी जो एक्यूरेसी रहती है डिसीजन मेकिंग में, इवन डॉक्टर्स की भी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है to analyze that so and so person is going through so and so problem. ठीक है, very easy। अच्छा, डायग्नोसिस होता क्या है, ये सब हमने देख लिया है कि पेशेंट्स जब सफर कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में, तो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि किस चीज की वजह से क्या प्रॉब्लम है। हम बीमारी तक पहुंचने के लिए जो उसका कारण है वो पता कर लेते हैं, और ऑब्वियसली इससे एक डेवलपमेंट, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, और आगे पेशेंट केयर जो है वो बेटर हो जाती है। उससे हमारे पास एक इफेक्टिव प्लान रहता है ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस से। ऑब्वियसली मॉनिटरिंग रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके हम बार बार टेस्ट करवाते हैं। बार बार टेस्ट कराने का क्या मतलब है, अब क्या सिचुएशन है, अब क्या नेक्स्ट क्या सिचुएशन है हमारी मेडिकेशन से, या मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी हम लोग डायग्नोस्टिक सर्विसेज से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। स्क्रीनिंग में हम बात करें तो सम डिजीज लाइक मॉडर्न COVID-19 while in the initial stages may present minimum or no symptom at all. This is where screening comes into place. Screening studies patients who do not yet present any symptom for a particular illness to find out if illness has begun to develop quietly. These tests are sometimes applied to population at community level and therefore affordable and easily accessible by all. Screening does not diagnose, it only identify people who may have a disease. क्या मतलब है इसका? Ma'am, screening is the process of determining the risk factor in the human body. Determining The risk factors like वो डेवलप होने के चांसेस है नहीं है, ये स्टडी करता है। एक्चुअल डिजीज नहीं प्रेजेंट होती है, बट बिफोर दैट इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग कि डिजीज है, होने वाला है या कोई सिम्टम्स है तो उसके। स्क्रीनिंग के बाद डायग्नोसिस होगा। तो स्क्रीनिंग बेसिकली क्या है कि डायग्नोस नहीं कर रहा स्क्रीनिंग, लेकिन हमें सेग्रीगेट कर रहा है टू स्क्रीन पीपल हु मे have such a disease, who may or may not have such a disease। तो हम क्या करते हैं कि किसी डिसीज, अब जैसे स्क्रीनिंग हम लोगों की जो कोविड में हो रही थी वो किस बेसिस पे हो रही थी? सबसे पहले आप कहीं भी किसी मॉल में या कहीं भी हॉस्पिटल में विजिट, तो क्या टेस्ट चेक, सबसे पहले एंट्री पे क्या चेक होता था? टेम्परेचर। टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एक वे आउट लिया स्क्रीनिंग के लिए टू
screen people who have symptoms of fever which may be a symptom of COVID. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. प्रोग्नोसिस में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइकलीहुड फॉर डेवलपिंग अ डिजीज, जैसे अगर किसी पेशेंट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स कंटिन्यूसली आ रहा है, तो अब तो लगता है कि यहाँ पर ये फर्दर ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, या ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से है। तो प्रोग्नोसिस एक थोड़ा फार फेच्ड है और इट हेल्प्स असेस द लाइकलीहुड फॉर डेवलपिंग अ डिजीज। मतलब ये डिजीज हो नहीं गई, डिजीज हो ही होगी तब तो हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन डिजीज होने के चांसेस हो रहे हैं ड्यू टू पर्टिकुलर सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस। ठीक है, so it is important to note that diagnosis is integral to the process of detecting, treating, producing accurate results and curing illness. Diagnostic tests impact major health care decisions, though it also relies on an accurate interpretation of test results, judgment and an expert bent of mind in prescribing the treatment. So obviously हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्नोसिस है उसमें हम लोग पेशेंट्स के सिम्टम्स या पेशेंट के कुछ अर्ली साइंस को डिस्कवर करते हैं, ये जानने के लिए, ये देखने की कि शायद ये वाले प्रॉब्लम्स फ्यूचर में इस पर्टिकुलर पेशेंट को हो सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस जो है प्रॉपरली डिटेक्ट करके देता है, ट्रीट करके देता है, या रिजल्ट्स को एक्यूरेटली बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद जब हम उसको मेडिकेशन देना शुरू कर देते हैं तो इस इन फैक्टर से इसकी इलनेस को क्योर किया जा सकता है। तो उसको हमें डायग्नोस्टिक हेल्प करता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक सर्विसेज फैसिलिटेट्स द प्रोविजन ऑफ टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक केयर इन सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। इसमें आपकी क्लिनिकल सर्विसेज है सारी, यानी कि पैथोलॉजी है, लेबोरेटरी है, रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मशीन है। ये चार बहुत याद रखना है ना। डायग्नोस्टिक में आपके मेन 4 सेगमेंट्स कौन से होते हैं सर्विसेज के, आप उसमें बात करोगे। क्लिनिकल सर्विसेज आपके पैथोलॉजी, लेबोरेटरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, somebody was speaking। जूली आप बोल रहे हो? हाँ जी मैम। हाँ जी जूली बताओ। ये मैंने कुछ नहीं बोला। अनुराधा ने बोला है। अनुराधा, अनुराधा आर यू स्पीकिंग? हेलो, यस मैम। आपने कुछ बोला बीच में? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, आपके डायग्नोसिस से क्या क्या होगा? पेशेंट केयर इंप्रूव होगा, कंज्यूमर सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन होगा, हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है वो लिमिट होगी, और एक इकोनॉमिक चैलेंज बनेगा कंट्रीज के लिए। पेशेंट केयर, और ये बहुत इजी है, इसको पढ़ जस्ट उस पे 1 लाइन पढ़ लेना है इसके अंदर, इतना बड़ा। ठीक है, तो हमारा ना डायग्नोस्टिक वाला पार्ट भी कवर हो गया। इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा बहुत कि डायग्नोसिस का क्या मीनिंग है, कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो आप इसमें डाल देना। इसके बाद हमारा एक और छोटे से टॉपिक है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें विद दिस थिंग, योर एमसीक्यूज आल्सो। यस मैम। वाला पार्ट ना मैं कल कराती हूँ आपको। ओके ओके मैम। कल हमारी चलो लास्ट क्लास होगी, है ना। उस लास्ट क्लास में आप लोग अपना वो प्रिपेयर करके आना एक बार, क्वेश्चन पेपर भी, है ना। और जो हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं हम उसको भी कवर कर लेंगे, एंड विल डिस्कस फॉर एग्जामिनेशन। ओके ओके ओके। कल सूटेबल टाइमिंग हम क्या रखें? 7:30 रखें? यस मैम। ठीक है गाइस, ऑल राइट देन, टेक केयर। ओके मैम, गुड नाइट। थैंक यू गुड मैम। नाइट, बाय।